पराग पारिख फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि शायद ही किसी रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ना हो। इस फंड के पॉपुलैरिटी को आप इसी से समझ सकते हैं कि इस फंड का जो फंड साइज है यानी टोटल एयूएम जो है वो लगभग ऑलमोस्ट 64,000 करोड़ है और फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में ये नंबर 1 पर है एयूएम वाइज। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पिछले कुछ वर्षों से अगर इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं या फिर अगर आप एक फ्रेश रिटेल इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इस फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो कंप्लीट रिव्यू आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इसी फंड के बारे में। और इस वीडियो के समाप्त होते होते आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अथवा नहीं। और अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए इस म्यूचुअल फंड से, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस फंड के बारे में पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले 3 महीनों में इस फंड में टोटल 183.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है और 2,19,176 रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। इंसेप्शन की बात करें तो 24 मई 2013 को ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, मतलब कि लगभग 11 साल इस म्यूचुअल फंड को हो चुका है। साथ ही साथ इसका जो बेंचमार्क है यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड होता है वो किसी ना किसी बेंचमार्क को फॉलो करता है और उसी से कंपैरिजन करके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है या फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्म का मतलब कि क्या अपने मानक से ज़्यादा ये रिटर्न बना करके दे रहा है अथवा नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब रिस्क ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है या नहीं, वो इस बेंचमार्क से कंपेरिजन करके हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इसका एयूएम आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 64,000 करोड़ के आसपास है। इसमें मिनिमम एसआईपी या फिर लमसम आप 1,000 रुपये कर सकते हैं। वहीं अगर एग्जिट लोड की बात करें यानी कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट किए और तुरंत निकालने लगे तो उस दौरान आपका कितना चार्ज कटेगा वो एग्जिट लोड बोला जाता है। तो अगर आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर 10% निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा अगर आप निकालते हैं तो उस दौरान 2% आपके रिडीम किए गए अमाउंट पर चार्ज लगेगा एग्जिट लोड के तौर पर। और ये कब लगेगा? अगर आप 365 दिन के पहले यानी 1 साल से पहले 10% टोटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अगर आप निकालते हैं तो जो भी अमाउंट आप निकालेंगे उस पर 2% आपका एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप 2 साल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल के अंदर अगर आप निकालेंगे तो टोटल अमाउंट जो निकालेंगे उस पर 2% लगेगा अगर वो 10% से ऊपर है तो टोटल इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप 2 साल के पहले मतलब 365 दिन यानी 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो उस दौरान आपका एग्जिट लोड जो पहले 2% लगता था वो घट करके 1% हो जाएगा। और 730 दिन के बाद यानी कि 2 साल के बाद अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं रखा गया है। ध्यान से सुनिए, 2 साल के बाद अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट को निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 2 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और 2 साल से कम हुआ है तो 1% कटेगा और अगर 1 साल से कम हुआ है तो 2% आपका एग्जिट लोड के तौर पर चार्ज कट जाता है। साथ ही कोई भी लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है, मतलब कि आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया और अगर आपको ज़रूरत है तो आप चार्जेस पे करके कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का लाइन आपको चार्ट में दिख रहा है वो पराग पारिख फ्लैक्सी कैप का चार्ट है और जो इसका बेंचमार्क था निफ्टी 500 उसका जो चार्ट है वो येलो वाली लाइन है। अब यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड पर क्या इसने आउट परफॉर्म किया है, क्या इसने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न लोगों को बना करके दिया है अथवा नहीं, तो पिछले 1 महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 1 महीने में आप देखिए जो ब्लू वाली लाइन है वो पराग पारिख का है और जो येलो वाली है वो निफ्टी 500 का है। तो 1 महीना बहुत शॉर्ट पीरियड हो जाता है। तो इस दौरान देखिए ब्लू वाली लाइन लगभग ऑलमोस्ट इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, कहीं कहीं पर जाकर के ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये नीचे आया हुआ है, नहीं तो ये लगभग येलो से ऊपर ही है यानी कि आउट परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से अगर 3 महीने का हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो 3 महीने के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 महीने में जो येलो वाली लाइन है वो ऊपर ऑलमोस्ट आपको दिख रही है। तो जब भी आप शॉर्ट पीरियड में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड जो है या फिर इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है ही नहीं। कम से कम आपको 5 साल
कम से कम यहाँ पर रुकना चाहिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये जो एएमसी है वो भी आपको सजेस्ट करती है कि कम से कम 5 साल आपको रुकना ही चाहिए। इसके बाद से अगर 6 महीने का अगर आप लोग देखें तो 6 महीने में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ब्लू वाली लाइन है वो आपको थोड़ा सा नीचे दिख रही होगी येलो वाली लाइन से, लेकिन जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाएंगे, देखिए मैंने 1 साल सेलेक्ट किया, उसके बाद से 3 साल मैं सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए जैसे जैसे ब्लू वाली लाइन है वो आपको ऊपर दिखेगी येलो वाली लाइन से, यानी कि यह अपने बेंचमार्क को अच्छे से बीट कर पा रहा है ऑलमोस्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पर एक बार केवल यहाँ पर देखिए 3 साल के रेंज में एक बार इन्होंने, इनका जो परफॉर्मेंस था वो बेंचमार्क से डाउन आया था। जैसे ही मैं 5 साल को सेलेक्ट करता हूं, अब देखिएगा 5 साल में देखिए कभी भी ये म्यूचुअल फंड जो है वो येलो लाइन के नीचे नहीं दिख रहा है, यानी 5 साल में ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से कहीं ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया हुआ है। अब मैं जब से ये फंड आया हुआ है, यानी सिंस इंसेप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं मैक्स पर, अब देखिएगा ये ब्लू वाली लाइन देखिए, ब्लू वाली लाइन हमेशा येलो वाली लाइन से ऊपर है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो इनका बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न बना करके ये म्यूचुअल फंड दिया हुआ है। ये येलो वाली लाइन जो है वो बेंचमार्क का है और ब्लू वाली लाइन जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग टर्म का आपका विजन होना चाहिए। देखिए इस फंड को लगभग 11 साल हो चुके हैं और इन 11 सालों में आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट टाइम इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है जब आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं। अभी जो हमने चार्ट में देखा उसको यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं। पिछले 1 महीने में जो निफ्टी 500 है यानी बेंचमार्क जो है उसने 2.6% का रिटर्न दिया है, वहीं पराग पारिक ने 2% का रिटर्न दिया। मैंने आपको चार्ट में 1 महीने के चार्ट में दिखाया था कि ये अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था बल्कि उससे नीचे था। वही चीज़ आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी जो है वो 2.6 का रिटर्न दे रहा है और पराग पारिक दे रहा है वो 2% का। पिछले 3 महीने का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो रिटर्न दिया निफ्टी 500 यानी बेंचमार्क ने वो 6.8 का दिया है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 5.2 का दिया है। 6 महीने के डेटा को अगर आप देखेंगे तो 20.5% का रिटर्न दिया है निफ्टी 500 यानी कि जो बेंचमार्क है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो वो 19% का रिटर्न दिया है। ये पिछले 6 महीने का आंकड़ा है, लेकिन जैसे ही आप टाइम पीरियड को बढ़ाते जाएंगे, अब मैं 1 साल पर चलता हूँ। 1 साल जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर जो बेंचमार्क है वो 36.3% है और ये म्यूचुअल फंड 36.4%, यानी यहाँ से आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अब देखिए 3 साल जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो इस बेंचमार्क ने 17% का रिटर्न दिया है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न बना करके इन्वेस्टर्स को दिया है। 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क ने लगभग 17% का रिटर्न बना करके दिया है और इस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने लगभग 25% का रिटर्न बना करके दिया है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं। कम से कम आपका जो विजन होना चाहिए वो 5 साल से ऊपर ही होना चाहिए और 5 साल से ऊपर जब आप जाते हैं तो ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बेंचमार्क है वो 17% का रिटर्न दे रहा है और ये म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न बना करके दे रहा है। पराग पारिक के अगर हम लोग होल्डिंग्स की बात करें तो टोटल इक्विटी में जो इनका होल्डिंग है वो 84.4% है। इक्विटी यानी कि डायरेक्ट स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कंपनी के स्टॉक्स में जो एएमसी इन्वेस्ट करती है उसे इक्विटी बोलते हैं। और डेट और कैश में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 15.6% है। अब डेट क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों से फंड रेज कर सकती है या फिर जो कॉर्पोरेट होता है अपने नए बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए उन्हें बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। अब ये अमाउंट या तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं या तो पब्लिक से डायरेक्ट फंड रेज कर सकते हैं और पब्लिक को वो एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उनको ऑफर करते हैं, जिससे दोनों का फायदा होता है। पब्लिक को भी एफडी आरडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है और जो कॉर्पोरेट्स है या फिर गवर्नमेंट है उनको भी फंड रेज करने का मौका मिल जाता है। तो इससे दोनों को फायदा होता है और इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर लें, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात कर लें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात कर लें, वो सिक्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जबकि इक्विटी की बात करें तो कंपनी का जो स्टॉक्स होता है उस पर कोई फिक्स नहीं है, ये जिस प्रकार से शेयर मार्केट परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो इक्विटी में जो एक्सपोजर होता है वो रिस्की माना जाता है, वहीं अगर डेट में अगर एक्सपोजर है तो वो कम रिस्की माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो इक्विटी जो है वो आपको अच्छा रिटर्न बनाने में आपके पोर्टफोलियो को हेल्प करेगा। वहीं अगर मार्केट क्रैश होता है तो डेट का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लीजिए इक्विटी वाला माइनस में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर माइनस में रिटर्न दे रहा है, लेकिन डेट जो है वो तो फिक्स है तो वो पॉजिटिव में रिटर्न देगा, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करेगा आपके पोर्टफोलियो को। इसलिए बहुत सारी
म्यूचुअल फंड एएमसी जो होती हैं वो इक्विटी के साथ साथ डेट में भी इन्वेस्टमेंट करती है और ये आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस कर देता है जब मार्केट क्रैश होता है तो। ठीक है, इक्विटी में भी आप जानते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 प्रकार के कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कैटेगरी है। लार्ज कैप यानी कि बीएसई एनएससी में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनियां जो कि मार्केट के कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 सीरियल नंबर पर लिस्टेड है। कहने का मतलब कि ध्यान से सुनिएगा, आज के डेट में किसी कंपनी का स्टॉक्स का प्राइस पर शेयर प्राइस जो है वो जो भी हो उसके टोटल शेयर्स जो कि पब्लिक डोमेन में है उससे मल्टीप्लाई करने पर टोटल कैपिटलाइजेशन आता है। तो अगर कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़, ध्यान से सुनिए, 20,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे लार्ज कैप की कंपनी बोला जाता है। मिड कैप की कंपनी उन कंपनियों को बोला जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होता है। स्मॉल कैप की कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से कम होता है। ठीक है, तो इनका जो एक्सपोजर है इक्विटी में, लार्ज कैप में इन्होंने लगभग 70% इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, स्मॉल कैप में ये लगभग 8.1% इन्वेस्ट किए हुए हैं और मिड कैप में इनका इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपोजर लगभग 7% के आसपास है। तो जो लार्ज कैप की कंपनी है वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती है। कैसे स्टेबिलिटी देती है, ध्यान से सुनिएगा। 20,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनी होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे लार्ज कैप की कंपनी बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ है, ध्यान से सुनिए, 50,000 करोड़ है। अब मान लीजिए इस कंपनी को किसी फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ या फिर 50 करोड़ का लॉस हुआ। ध्यान से सुनिएगा, तो जब इस बेस पर हम लोग 50 करोड़ का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो वो कम आएगा। लेकिन कोई मान लीजिए स्मॉल कैप की कंपनी है तो स्मॉल कैप का मान लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 1,000 करोड़ है, सिर्फ 1,000 करोड़ है। उस दौरान इस कंपनी को अगर 50 करोड़ का फायदा हुआ या फिर 50 करोड़ का नुकसान हुआ तो इस बेस पर यानी 1,000 के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर 50,000 प्रॉफिट या फिर 50,000 लॉस इसकी तुलना में ज़्यादा परसेंटेज में आएगा। यानी कि ये वाला जो है, जो स्मॉल कैप की कंपनी है 50 करोड़, देखिए दोनों में प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों में समान हो रहा है, लेकिन जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो बेस पर निकालते हैं। तो यहां पर बेस ज्यादा है तो यहां पर परसेंटेज कम आएगा, यहां पर बेस कम है तो यहां पर परसेंटेज ज्यादा आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो स्मॉल कैप की कंपनी होती है वो ज्यादा वोलेटाइल होती है, उतना ही प्रॉफिट उतना ही लॉस में ये ज्यादा परसेंटेज में आपको शो करेगी। और लार्ज कैप की कंपनी जो होती है वो कम वोलेटाइल होती है, यानी कि जब मार्केट गिरेगा तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप का वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड करेगा। और स्मॉल कैप की कंपनी जो है वो ज्यादा गिरती है। क्यों ज्यादा गिरती है? क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है और उस दौरान जो इनको लॉस हो रहा होगा वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में कन्वर्ट होकर के आएगा। इस वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर के होते हैं। और इनके बीच में मिड कैप आती है जो कि लार्ज कैप से ज़्यादा वोलेटाइल होता है और स्मॉल कैप से कम वोलेटाइल होता है। ठीक है, अब जो डेट और कैश में इनका एक्सपोजर था लगभग 15.5% का, उसमें से आप देख सकते हैं जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है डेट में वो 100% जो AAA वाले सिक्योरिटीज़ होती हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं उनमें इनका इन्वेस्टमेंट है जो कि पूरी तरीके से सेफ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैश जो इन्होंने पैसा रख रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 15.5% में से लगभग 78% ये कैश रखे हुए हैं और कॉरपोरेट बॉन्ड में लगभग 17% इनका इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगभग 4.5% के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट है। इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग की अगर बात करें तो टोटल 84 स्टॉक्स में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन एक्सपोजर भी मिल जाता है, यानी कि विदेश की जो स्टॉक्स है उसमें भी ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारे इक्विटी जो हैं वो डोमेस्टिक हैं यानी कि भारत के हैं। और जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन इक्विटी लिखा गया है। फॉरेन इक्विटी देखिए, अल्फ़ाबेट में इनका इन्वेस्टमेंट है लगभग 4% के आसपास। फॉरेन इक्विटी ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएस की कंपनी है, इसमें भी इनका एक्सपोजर लगभग 4.25% के आसपास है। इसके बाद से आप देख सकते हैं फॉरेन इक्विटी में मेटा जो फेसबुक है, ये सब मेटा का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3.5% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा Amazon.com ये भी यूएस की कंपनी है, इसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास है। तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप फॉरेन जो स्टॉक्स हैं उसका भी एक्सपोजर ले सकते हैं और अलग से आपको फॉरेन एक्सपोजर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप फॉरेन एक्सपोजर भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रिटर्न के मामले में अगर आप इस कैटेगरी के अन्य फंड्स के एवरेज रिटर्न से इस फंड की तुलना करें, जैसे कि इसी कैटेगरी के अगर आप अन्य पीयर की बात करें, पीयर फंड्स की बात करें, तो जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड,
अन्य जो भी एमसीज के फ्लेक्सी कैप फंड आते हैं उनका जो कैटेगरी एवरेज है रिटर्न के मामले में, तो एक साल का अगर आप देखें तो 37.7% है। और इस म्यूचुअल फंड ने यानी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न बना करके दिया है वो एवरेज से थोड़ा सा कम बना करके दिया है। लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं, क्योंकि आपका विजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे तो 3 साल में एवरेज जो रिटर्न है इस कैटेगरी का वो 18% है। और इस म्यूचुअल फंड पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने लगभग 21% का रिटर्न बना करके दिया है। 5 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज जो है वो 16.5% है और इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। और अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग एवरेज नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड को हो सकता है अभी इस पराग पारिक म्यूचुअल फंड फ्लैक्सी कैप के बराबर समय नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर NA लिखा हुआ है, ठीक है। और इस म्यूचुअल फंड ने सिंस इंसेप्शन लगभग 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना करके दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। देखिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट उनका स्ट्रेटेजी होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। फ्लैक्सी कैप नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, जो एमसी जो होती है, जो फंड मैनेजर होता है, उसको फ्लैक्सिबिलिटी दी गई है। अब ये जो फ्लैक्सी कैप होता है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ये एक्सपोजर ले सकते हैं और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको लार्ज, मिड और स्मॉल में इतना प्रतिशत रखना ही है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब आप मल्टी कैप की तरफ जाते हैं तो मल्टी कैप में ये बाउंडेशन होता है कि फंड मैनेजर जो है टोटल इन्वेस्टमेंट का लार्ज कैप में 25% रखेगा, मिड कैप में भी 25% रखेगा और स्मॉल कैप में भी उसको टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% रखना ही है। अब होता क्या है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई भी एक फंड नहीं चला या फिर रिटर्न बना करके नहीं दिया, तो टोटल आपका जो रिटर्न होता है वो प्रभावित हो जाता है, उससे इंपैक्ट होता है। जैसे 2023 का वर्ष देखेंगे तो उसमें लार्ज कैप ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उसकी तुलना में मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये जो 25% और 25% यानी टोटल 50% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जो ये 25% है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपका ओवरऑल जो रिटर्न होगा वो इंपैक्ट करता है। ये बाउंडेशन इस फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में नहीं होता है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में जो एमसी है वो बाउंड नहीं है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना रखना है। अगर वो चाहे तो टोटल पैसा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 65% आपको इक्विटी में डालना है, बाकी का 65% हटा करके 35% जो बचा वो इक्विटी या फिर डेट में एमसी डाल सकती है। तो 65 का 65% उठा करके ये लार्ज में भी डाल सकती है, मिड में भी डाल सकती है और स्मॉल में भी डाल सकती है। इससे फायदा ये होता है कि अगर फंड मैनेजर को ये लगता है कि इस साल लार्ज कैप नहीं चलेगा, मिड और स्मॉल कैप ज़्यादा चल सकता है, तो वो क्या करती है कि अपना एक्सपोजर मिड और स्मॉल में ज़्यादा बढ़ा सकती है। जबकि इसमें मल्टी कैप में क्या था कि मल्टी कैप में एक्सपोजर तो फिक्स है कि 25% मिनिमम रखना ही है, तो वो चाहकर भी लार्ज कैप का पैसा मिड या फिर स्मॉल में नहीं डाल सकती है। जबकि फ्लैक्सी कैप में क्या होगा कि अगर उन्हें यह लगता है कि लार्ज कैप में अच्छा रिटर्न नहीं बन रहा है तो इस 65% में से ऑलमोस्ट वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप की तरफ एक्सपोजर को रख सकती है। लेकिन फंड मैनेजर देखा गया है ऑलमोस्ट केस में कि ज़्यादा एक्सपोजर वो लार्ज कैप में ही रखते हैं, ताकि म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो एक तरीके से स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि हमें एक साल में 40% का रिटर्न बना करके दे और अगले साल -20% का रिटर्न बना करके दे। फंड मैनेजर हमेशा ये चाहता है कि जो परफॉर्मेंस हो वो कंसिस्टेंट रहे और भले ही हमें थोड़ा सा कम मिले लेकिन वो लगातार मिलता रहे। जैसे कि वो चाहते हैं कि हमें 20% का ही रिटर्न मिले लेकिन वो लगातार मिलता रहे, एवरेज मिलता रहे, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा एक्सपोजर जो होता है वो लार्ज कैप में रखा जाता है। दोस्तों इस कैटेगरी के अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो देखिए जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो 1 साल में और 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया हुआ है और नंबर 1 पर है। इसके बाद से HDFC फ्लेक्सी कैप की बात करें तो उन्होंने भी रिटर्न अच्छा बना करके दिया। पराग पारिक का जो नाम आता है वो 4थे नंबर पर आता है, लेकिन फंड साइज सबसे ज़्यादा इसका है। तो अगर आप इन सब में कंपैरिजन डिटेल में समझना चाहते हैं कि इन सब में सबसे बेस्ट कौन है, तो डिटेल में इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है 1 साल 3 साल में जेएम फ्लेक्सी कैप का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से HDFC का नंबर आ रहा है। इन्होंने रिस्क लेकर के ये आपको रिटर्न बना करके दिया है या फिर एक्चुअल ये रिटर्न है, ये चीज़ें आपको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि आज आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे 1 साल और 3 साल को देकर के, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको पछतावा हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है, इन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में कंपेरिजन किया गया है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है।
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.62% है, यानी कि जो टोटल आपका कॉर्पस होगा उसका साल भर में 0.62% आपका चार्ज के तौर पर एएमसी काटेगी। ठीक है, ये जो आपको एनएवी हर दिन तय होता है उसी एनएवी काट करके के ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में अलग से काटा जाएगा, नहीं, जो एनएवी तय होती है हर दिन रात में वो एनएवी ऑलरेडी इसको एडजस्ट करके होती है, और जो एनएवी आपको दिखाया जाएगा आपका जो यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सपेंस रेशियो है ऑलरेडी काट करके आपको एनएवी में दिखाया जाता है। कुछ और टेक्निकल टर्म्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एडवांस रेशियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पर देखिए इसका बीटा जो है वो 0.70 है, जो कि बहुत डिसेंट माना जाएगा, क्योंकि बीटा जो होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, और बीटा का रेफरेंस वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और जिस भी म्यूचुअल फंड का बीटा का वैल्यू 1 से कम हो वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट होता है। देखिए यहाँ पर 1 से कम है। अब ये कम क्यों होना चाहिए इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक बेंचमार्क होता है। इसका बेंचमार्क क्या था? निफ्टी 500 था। तो मान लीजिए निफ्टी ने कुछ इस प्रकार से परफॉर्म किया, और बीटा जो होता है वो हमें क्या बताता है कि मान लीजिए कि ये अगर हमें 10% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है जो बेंचमार्क इंडेक्स है, तो हमारा म्यूचुअल फंड हमें कितना रिटर्न जनरेट करके देगा वो इस बीटा से तय होता है। यानी इससे कितना ज़्यादा वो डेविएट होगा, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अब 10% जो हमें इंडेक्स ने रिटर्न बना करके दिया उसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया जाता है, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 यानी कि आपका 7% आएगा। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि मार्केट अगर 10% उछला तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो है वो 7% उछलेगा। ध्यान से सुनिए, मार्केट अगर 10% उछला तो पारंपरिक 7% उछलेगा, और अगर मार्केट 10% गिरा तो भी ये पारंपरिक सिर्फ 7% गिरेगा। यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको ये प्रोवाइड करता है, बीटा की वैल्यू हमें बताता है। बीटा की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होता, ध्यान से सुनिएगा, बीटा की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, मान लीजिए 2 होता, तो अगर जो इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है, अगर 10% का रिटर्न बना करके देता तो मार्केट जब 10% उछला तो ये फंड हमें 20% उछल करके आता, क्योंकि 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो 20% मार्केट 10% मार्केट उछलता तो ये पारंपरिक 20% उछलता, लेकिन जब मार्केट 10% से क्रैश होता तो पारंपरिक क्या होता कि 20% से क्रैश हो जाता। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि अगर ये बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तो जब डाउन साइड मार्केट क्रैश होगा तो ये म्यूचुअल फंड और ज़्यादा क्रैश होगा। तो यही तो हमें नहीं चाहिए। जब मार्केट क्रैश होता है तो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। ये बीटा का वैल्यू अगर 1 से कम होगा तो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि मार्केट जब उछल रहा है तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न बना करके दे दे, और जब मार्केट नीचे गिरे तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल पैसा एकदम जीरो ही हो जाए। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बीटा का वैल्यू हमें 1 से कम देखना चाहिए, जो कि इसका बीटा का वैल्यू एकदम डिसेंट नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद से अल्फा देखिए, अल्फा भी बहुत अच्छे स्कोर पर है, 5.66। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये इंडेक्स है जो कि हमें 10% का रिटर्न बना करके दे रहा है, तो एक्चुअली होता क्या है कि इस रिटर्न से पहले बीटा में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 7 आएगा। उसके बाद से जो अल्फा होता है इसको डायरेक्टली इसमें जोड़ दिया जाता है, यानी कि इंडेक्स के जो रिटर्न है उसको पहले बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसमें अल्फा के वैल्यू को जोड़ देंगे। तो अल्फा के वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, तो ये आ जाएगा 12.66। तो एक्चुअली में अगर हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है किसके द्वारा? बेंचमार्क इंडेक्स के द्वारा, तो हमारा म्यूचुअल फंड जो है वो हमें कितना रिटर्न देगा? वो 12.66 देगा। यानी कि ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है हमेशा, हर समय। ये अल्फा और बीटा से हम तय कर पा रहे हैं। अल्फा और बीटा हमें यही बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स है क्या वो उसको बीट कर पाएगा अथवा नहीं। तो ठीक है, और बीटा का वैल्यू जो है वो 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पर 0.7 है जो कि बहुत डिसेंट वैल्यू है। अल्फा का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पर अच्छा वैल्यू है, डिसेंट वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद से शार्प रेशियो और शॉर्टिनो, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। शार्प रेशियो और शॉर्टिनो हमें ये बताता है कि जब मार्केट वोलेटाइल होगा तो क्या हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन मिलेगा अथवा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, शार्प रेशियो में क्या बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई म्यूचुअल फंड है वो एक साल में मान लीजिए हमें पॉजिटिव का +40% रिटर्न दिया, अगले साल मान लीजिए निगेटिव का 10% रिटर्न दिया, उसके बाद मान लीजिए पॉजिटिव का 5% रिटर्न दिया, उसके बाद से निगेटिव का हमें मान लीजिए कि
20% का रिटर्न दिया। तो कोई भी मार्केट जो होता है वो इस प्रकार से परफॉर्म नहीं करता है कि हर साल हमें एक फिक्स रेट से रिटर्न मिल रहा है। जबकि आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो हमें क्या दिखा रहा था, एक साल में हमें इतने प्रतिशत, 2 साल में इतने प्रतिशत, 3 साल में इतने प्रतिशत, 5 साल में इतने प्रतिशत। तो एक्चुअली वो 5 साल में जो आपको दिख रहा है कि 24% का रिटर्न हमें बना करके दे रहा है, तो मार्केट डायरेक्ट इस प्रकार से 24% नहीं बना करके देती है। मार्केट जो है वो इस प्रकार से बिहेव करती है, यानी सबका एवरेज मिलाकर के 5 साल में हमें लगभग 24% का रिटर्न मिल रहा है। और मार्केट इस प्रकार से किसी साल पॉजिटिव में, किसी साल नेगेटिव में, किसी साल न्यूट्रल रिटर्न देती है। तो सबका जब एवरेज निकाल दिया जाता है तब जाकर के उस प्रकार से रेट तय हो रहा होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए कि हमारा फिक्स रेट हो गया, हमारा जो है वो फिक्स रेट हो गया कि म्यूचुअल फंड जो है वो लगभग इतने का फिक्स रेट हमें दे रही है एवरेज निकालने के बाद से। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यानी विचलन, यानी कि जब मार्केट ऊपर उठेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड इस एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न देगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो इस एवरेज से हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो नीचे जाएगा, उसके बाद से फिर से मार्केट उठेगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा तो फिर नीचे जाएगा। तो ये एवरेज हो गया। और इसका ऊपर, एवरेज से ऊपर जितना ये जा सकता है और एवरेज से नीचे जितना ये जा सकता है, इसी बीच के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। यानी कि एवरेज वैल्यू से जितना ऊपर और जितना नीचे जाएगा उसके बीच के परसेंटेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी विचलन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब शार्प रेशियो हमें यह बताता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें इक्विटी का भी पार्ट है और डेट का भी पार्ट है। इक्विटी मैंने आपको क्या बताया कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि कंपनीज के डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जो डेट में इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमें जनरेट करके देता है, यानी वो रिस्क फ्री है। तो शार्प रेशियो हमें यह बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि शार्प रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल रिटर्न, ध्यान से देखिएगा, टोटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब टोटल रिटर्न क्या हो गया, टोटल रिटर्न जो इसने पिछले 5 साल में लगभग 24.9% का बना करके दिया है, 24.9%, तो ये टोटल रिटर्न में आएगा। और रिस्क फ्री रिटर्न क्या हो गया, इसमें से इक्विटी का पार्ट अगर हम लोग निकाल दें तो जो डेट का पार्ट है उसने कितना रिटर्न जनरेट किया, जैसे जो वो तो डेट का जो पार्ट है वो तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमें देगा। मान लीजिए उसने 7% या फिर 8% बना करके दिया, तो इस 24.9 में से 8% को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी मैंने आपको बताया जो एवरेज से ऊपर और नीचे जा रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो उस कंडीशन में जो भी वैल्यू आएगी वही शार्प रेशियो आएगा। अब ये जो शार्प रेशियो है पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब शार्प रेशियो का वैल्यू ज़्यादा कब आएगा, जब इसके डिनोमिनेटर यानी हर का वैल्यू कम होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जो इसका एवरेज है उससे कम विचलित होगा, तभी तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। एवरेज जब हमें 24-25% मिल रहा है पिछले 5 साल में, तो हम क्या चाहेंगे कि जब मार्केट गिरे तो हमारा कम गिरे, यानी इसके आसपास ही रहे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना ही शार्प रेशियो का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है। तो शार्प रेशियो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। और शार्प रेशियो क्या होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को कवर करता है। लेकिन शॉर्टिनो रेशियो जो होता है वो केवल डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अब ऊपर वाला नहीं लेंगे, सिर्फ नीचे वाला लेंगे। क्यों नीचे वाला लेंगे, क्योंकि मार्केट जब ऊपर गिरा तो नो डाउट हमारा म्यूचुअल फंड हमें बेहतर बना करके देगा, लेकिन क्या हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन मिल रहा है अथवा नहीं। जब मार्केट नीचे गिरा तो ऐसा तो नहीं कि हमारा म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा नीचे गिर जा रहा है, तो इसके लिए जो एवरेज से नीचे वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है सिर्फ इसको लिया जाता है शॉर्टिनो रेशियो में। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिर्फ नीचे वाला लेंगे। ठीक है, बिलो एवरेज लेंगे, बिलो एवरेज लिया जाता है, बाकी ऊपर का फॉर्मूला यही रहता है। तो शॉर्टिनो रेशियो का भी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि एवरेज के आसपास हो, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा होगा तो यानी कि ये हमें ये म्यूचुअल फंड जो है वो ज़्यादा गिरेगा। अगर एवरेज से के आसपास होगा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इतना ही है, अब एवरेज से ज़्यादा गिर गया यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इतना हो गया। अगर एवरेज के आसपास है यानी एवरेज डेविएशन कम है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना हमारा इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि किसी भी भिन्न में जब डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता है तो टोटल जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है। इसीलिए कहा जाता है शॉर्टिनो वैल्यू और शार्प रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। दोनों यहाँ पर देखिए, दोनों वैल्यू देखिए, दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में, जो कि हमारे लिए बेहतर है। यानी ये जो म्यूचुअल फंड है वो डाउन साइड प्रोटेक्शन हमें अच्छा प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ बीटा का वैल्यू यहाँ पर डिसेंट है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर डिसेंट है। इस वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है इसका जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। भले ही आपको 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ये आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा
रहा है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो ये अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पर बीट कर पा रहा है। अगर सिंस इंसेप्शन देखें तो 17% का रिटर्न निफ्टी 500 ने बना करके दिया है, और इस म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 24%, 25%, और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लगभग 20% का रिटर्न बना करके दिया, जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत डिसेंट वैल्यू है। यहाँ पर देखिए, कोई भी फ्लैक्सी कैप जो होता है वो लार्ज कैप से ज़्यादा ही परफॉर्मेंस आपको बना करके देगा। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में ज़्यादा है, लेकिन फ्लैक्सी कैप में क्या है कि मिड और स्मॉल कैप में भी वो पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि मिड कैप जो है वो रिटर्न बनाने में बेहतर करता है, और स्मॉल कैप भी रिटर्न को ज़्यादा बनाने में बेहतर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जो लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में देखेंगे, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें ऑलमोस्ट पैसा लार्ज कैप में है, तो उस कंडीशन में आपको स्टेबिलिटी तो मिलेगा, लेकिन रिटर्न उसकी तुलना में कम मिलेगा। इसलिए फ्लैक्सी कैप जो है वो लार्ज कैप के आसपास स्टेबिलिटी तो हमें देगा ही देगा, साथ ही साथ उसे रिटर्न भी ज़्यादा अच्छा बना करके देता है। इसलिए फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो कि स्टेबल हो, भले ही हमें रिटर्न बहुत अच्छा ना बना करके दे 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको सबसे अच्छा रिटर्न बना करके देगा। एक स्टेबल म्यूचुअल फंड है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। जब मार्केट क्रैश होगा उस समय आपको इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू समझ में आएगी। दोस्तों, ये था पूरा डिटेल एनालिसिस, और साथ ही साथ अगर आप इसके पीयर म्यूचुअल फंड यानी फ्लैक्सी कैप के अन्य कैटेगरी से इसकी डिटेल में तुलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।